हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। आज दिनांक 7 जुलाई 2025 है। आज कौन कौन से आर्टिकल आए हैं जिन पर एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ग्रेट निकोबार को लेकर एक आर्टिकल आया। ग्रेट निकोबार को लेकर आर्टिकल इसलिए आया कि वहाँ पे लगभग अभी आप देखोगे तो 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो वहाँ पे एक बड़ा इंफ्रा बनने वाला है। अब इस वजह से क्या, जो कहीं ना कहीं जो ग्रेट निकोबार क्षेत्र है वो जो भूकंप का जोन 5 है उसमें आता है, 5 जोन में आता है। तो काफ़ी इको सेंसिटिव जोन माना जाता है, जिस वजह से जो पर्यावरण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आए उससे संबंधित हमें कुछ कुछ प्रश्न एमसीक्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ग्रेट निकोबार के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट लाइज ऑन टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री नोन फॉर सबडक्शन जोन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है ना। तो इसे अगर हम देखें, एक प्लेट पर स्थित है ये, है ना, और जो सबडक्शन जोन भूकंप के लिए जानी जाती है। अब आपको पता है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अगर आपको ये पता होगा, ये अर्थ में जब प्लेट का मूवमेंट हुआ था तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यहाँ से जब ये मूव हुई तो यहाँ पे जब शिफ्ट की तो ये वाला जो जोन पूरा बना भारत का, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सबडक्शन जोन बनता है, जिस वजह से अगर आप देखोगे तो ये तो एक बात है, एक चैलेंज है, जिस वजह से ये भूकंप जोन 5 में आता है। ठीक है। दूसरा, इट इज़ होम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज अंडर द 5th शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पर एक बात चैलेंज है। यहाँ पे देखिए 5th शेड्यूल को जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वजह से, क्योंकि 5th शेड्यूल अगर आप देखोगे तो 5th शेड्यूल को डिक्लेयर करने का जो राइट किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा कन्फ्यूजन इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब पाई जाती हैं। ठीक है। अब ट्राइब पाई जाने से क्या कोई किसी भी स्टेट को 5th शेड्यूल डिक्लेयर किया जा सकता है? तो देखिए उसको लेके यहाँ पे चैलेंज है। अगर आप देखो तो 5th शेड्यूल को जो डिक्लेयर करने का राइट राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन उसका जो गवर्नेंस है किसके अंतर्गत होता है? राज्यपाल के पास होता है। ठीक। अब ऐसा नहीं, इसको 5th शेड्यूल में यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब पाई जाती हैं। 5th शेड्यूल को डिक्लेयर करने का प्रोसेस होता है जब राज्यपाल क्या करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, फिर राष्ट्रपति जांच करता है कि उस क्षेत्र का भौगोलिक अलगाव है, पिछड़ापन है, एसटी की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है नहीं है, उस आधार पर क्या करता है वो 5th शेड्यूल किसी राज्य को डिक्लेयर कर सकता है। अब 5th और 6th शेड्यूल को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसे अगर आप देखो 5th शेड्यूल हो गया या 6th शेड्यूल हो गया। 5th शेड्यूल अगर आप देखो तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अगर आप देखो कोई स्पेसिफिक एरिया हो गया जहाँ पर ट्राइब पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन, तो उन्हें डिक्लेयर किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ पर एक प्रोविज़न होता है टीएससी का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, इसका प्रोविज़न होता है। और यहाँ पे जो गवर्नेंस होता है वो उसमें ज़्यादा राइट किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है, गवर्नर के पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। ठीक है। अब जैसे आप देखो 5th जो शेड्यूल होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं। अगर आप देखो जहाँ पर ट्राइब हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, इनके बहुत सारे रीजन 5th शेड्यूल में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो 6th शेड्यूल में केवल 4 स्टेट हैं। AMTM, ये एक मिनमिक्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को 5th शेड्यूल माना जाता है। ठीक है। मिजोरम, अब इनको यहाँ पे ज़्यादा राइट है। अगर आप देखो इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविज़न है आर्टिकल 244, 2 और 275 आई थिंक 1 में इनके बारे में दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो, जिस तरह से 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसी तरह 6th शेड्यूल में क्या होता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। लेकिन यहाँ पे इसके पास ज़्यादा पावर होती हैं, क्योंकि ये फिनेंस रिलेटेड हो या लीगल प्रोविजन, जुडिशल प्रोविजन, बहुत सारे राइटें रखते हैं। तो 30 लोग इसमें होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जिसमें 26 लोगों को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कंपेयर ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल के। शादी विवाह संबंधी जो कानून बनाने की शक्तियाँ भी इनके पास होती है। तो एक तरह से जनजातियों को अपना कल्चर सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए 6th शेड्यूल का प्रोविज़न किया जाता है। ये तो बात हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है। यहाँ पे दिया भी है स्टेटमेंट कि निकोबार द्वीप समूह 5th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि स्पेशल जो अगर आप देखो विशेष जनजाति कानूनों के तहत आते हैं। 6th शेड्यूल नहीं, लेकिन 5th भी नहीं। ठीक है। तो ये 6 में नहीं, 5th में नहीं है, लेकिन स्पेशल एरिया में आते हैं। तीसरा यहाँ पर, इट इज़ पार्ट ऑफ कोस्टल रीजन गवर्न अंडर द CRZ नोटिफिकेशन। अब देखिए ये बात एकदम सही। देखो कोस्टल रेगुलेशन जो जोन होता है तटीय क्षेत्रों के लिए डिसाइड किया जाता है। तो इस पर एक कानून अभी आया था, अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, कानून आया था कि जो भी तट हैं उनको, उनके संबंध में क्या प्रोविजन होना चाहिए, कहाँ तक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें प्रोविजन ये था, जैसे CRZ को बांटा गया है, CRZ 1 कैटेगरी, 1 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी। तो अगर आप देखोगे तो जो अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ था कि 200 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता था कोई कोस्ट एरिया में, लेकिन अब ऐसा हो गया 50 मीटर इसको कर दिया गया है। तो 50 मीटर के बाद
डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये कोस्टल को रेगुलेट करने के लिए है, क्योंकि अंडमान निकोबार में भी कोस्ट आता है, तो इस वजह से अगर आप देखो ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट अगर आप देखो, द 2004 सुनामी वाज कॉज बाय द अंडर सी अर्थक्वेक इन दिस रीजन। तो 2004 में सुनामी आई थी, जिस वजह से क्यों आई थी, क्योंकि अंडर सी जो मूवमेंट हुआ था उस वजह से आई थी। तो ये बात एकदम यहाँ पे सही हो जाती है, तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे ए राइट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि रिसेंटली इन द न्यूज, हाल ही में जो समाचार में क्या गार्सिना कुसुमाए, कुछ ऐसा है, गार्सिना कुसुमाए एसोसिएट था, ये किससे संबंधित है, तो ये क्या है, एक ट्री स्पेसीज है। हाल में अगर देखो तो इसकी खोज हुई है, और कहाँ हुई है, वेस्टर्न घाट्स में हुई, पश्चिमी घाट में एक ट्री की खोज हुई है, उसे कहा जाता है गार्सिनी कुसुमाए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 जो है, मैच द फॉलोइंग। तो कुछ यहाँ पे अथॉरिटीज़ उनको मिलान करने की बात करा। अभी क्या हो रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अभी एक कुछ आर्टिकल आए थे, जिसमें बात ये हुई थी कि भारत कहीं ना कहीं जो जेनेटिक जीएम क्रॉप्स होती हैं उनको अलाउ ज़्यादा नहीं कर रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं फसल की रेस में पीछे हट रहा है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में देखो तो भारत में सिर्फ बीटी कॉटन को अलाउ किया गया है, बीटी कॉटन, बीटी कपास को अलाउ किया गया है। हालांकि अगर आप देखें, आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो डीएमएस जो मस्टर्ड है, जो मतलब कि जो सरसों है, उसको भी अलाउ किया गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से अगर आप देखें काम नहीं कर रहा है ये। और बीटी कॉटन 2002 में इसको अलाउ कर दिया गया था। अब अगर आप बात करो अलाउ के लिए कौन अथॉरिटी भारत में रिस्पॉन्सिबल है, तो जीईएसी रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमेटी होती है, वो किसी भी फसल को जीएम क्रॉप से डिक्लेयर करना है नहीं करना है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा कोई परीक्षण करना है, जैसे अगर आप देखें कोई फसल का परीक्षण करना है, किसी को रेटिफिकेशन देना है, एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, तो कोई भी ऐसा जो अप्रूवल होता है वो जीईएसी देती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। पहले इसे अप्रूवल कमेटी बोला जाता था, और इसको कब बनाया गया था, 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसको, जीईएसी को। और किस एक्ट के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाया गया था, इसको जीईएसी को बनाया गया था। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो एक अच्छी बॉडी के रूप में काम करती है। अब इसको कन्फ्यूजन एनजीटी से किया जाता है, तो एनजीटी दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एनजीटी क्या है, 2010 में इसको बनाया गया था। ये जो पर्यावरण संबंधी जो विवाद होते हैं, मामले होते हैं, उसका निपटान करती है। तो एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, एक जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि यहाँ पे मैच करना, जीईएसी क्या करते हैं, जीएम फसलों को एक्सेप्टेंस देती थी, ये बात एकदम सही है। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये इन दोनों में सही हो सकता है। एईआरबी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ये परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा देखता है, ये भी बात एकदम सही है। और एनपीसीआई, ये भी न्यूक्लियर रिलेटेड एक बॉडी है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो न्यूक्लियर प्लांट बनाता है एनपीसीएल। भारत में जो भी न्यूक्लियर प्लांट होता है उसको बनाने का काम ये एनपीसीएल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। तो वर्तमान में क्या सिचुएशन है, तो बीटी कॉटन एकमात्र क्रॉप है जो जिसको अप्रूव किया गया, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा, जीईएसी अंडर कृषि मंत्रालय, तो क्या कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी, ये चीज़ यहाँ पे आपको जाननी है, ये बात एकदम सही है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो जीईएसी है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो जीईएसी है वो अप्रूवल देती है। अब जीएम सरसों को अभी तक मंजूरी नहीं होती, ये बात गलत है। जीएम जो सरसों है, DMH11 जिसे कहा जाता है, कोड वर्ड है, तो उसको यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट केवल 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट निकोबार के बारे में एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन जियोलॉजिकली स्टेबल जोन। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट निकोबार 72,000 करोड़ रुपए का, उसे क्या जियोलॉजिकली स्टेबल जोन में रखा गया, नहीं रखा गया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 5th जो एरिया है, जो भूकंप का जो सबसे कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक जो जोन होता है, वहाँ पर ये लोकेटेड, इस वजह से यहाँ पे चैलेंज देखने को मिल रहा है। अब शोम्पेन ट्राइब क्या है, पीवीटी ट्राइब में आती है, ये यहाँ पे आपको बताना है कि सही है गलत है। अब देखिए पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, तो पहले स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे ए और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और 3 बचे। एनजीटी परियोजना को मंजूरी देता है। अब देखिए आप खुद बताइए, एनजीटी एक जुडिशियल बॉडी है ना, ट्रिब्यूनल है, तो किसी परियोजना को मंजूरी नहीं देगा। ठीक है, मंजूरी कौन देगा, पर्यावरण मंत्रालय देगा, सरकार देगी मंत्रालय। ठीक है ना, वो ये एनजीटी यहाँ पे इसको मंजूरी नहीं देगा। ठीक है, अब रही बात पीबीटीजी की, पीबीटीजी अगर आप देखो, जैसे ढेबर कमीशन के बाद ढेबर जो समिति थी
उसने रिकमेंड कमेटी ने रिकमेंड किया था, और लगभग 75 के आसपास जो ट्राइब हैं जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनके संबंध में 75 ट्राइब भारत में ऐसी मानी जाती हैं। और जो सोम्पेन ट्राइब है जिसकी जनसंख्या केवल 200 से 400 है, तो वो कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो ये पीबीटीजी का पार्ट है। अगर आप बात करो पीबीटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 13 के आसपास जो ट्राइब होती हैं वो पीबीटीजी के अंतर्गत आती हैं, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ? उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में भी है, हर जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। अब क्या है इसके बारे में बताना है कि PHWR आर बेस्ड ऑन हैवी वाटर एंड इनरिच यूरेनियम। अब यहाँ पे ये चीज़ बतानी है। तो अगर आपने PHW प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में पता होगा, तो ये आपको पता होगा भारत का फर्स्ट स्टेज का एक तरह से रिएक्टर है, जिसका पर्पज़ ये है कि न ज़्यादा पोल्यूशन करना और बिना पोल्यूशन को फैला है हमें क्या करना है? न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न करना है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से हम बहुत मात्रा में ऊर्जा बना सकते हैं, जिसका उपयोग बिजली की जो आपूर्ति उसको सुनिश्चित करने में किया जा सकता है। तो PHWR एक तरह का, अगर आप देखोगे क्या है? रिएक्टर है। लेकिन यहाँ पे इनरिच यूरेनियम यूज नहीं होता, यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम यूज होता है, नेचुरल या प्राकृतिक यूरेनियम यहाँ पे यूज होता है। तो ये, लेकिन अगर आप देखो भारी जल है ना, ये तो हैवी वाटर तो हर जगह यूज होता है। तो लेकिन जो फर्स्ट स्टेज जो है जिसमें PHWR कहा जाता है, वहाँ पर आपका इनरिच यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम यूज होता है। तो ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर यहाँ पे B और C बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि काकरापाड़ा जो इकाई यूनिट है उसे 700 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब ये क्या 700 मेगावाट का है? ठीक है, ये बात मान ली कि अभी इन दोनों में से तो दो तो सही होगा। AERB रक्षा मंत्रालय का, अब यहाँ पे मामला फंस जाता है। देखिए AERB एटॉमिक से संबंधित है, अब पर न्यूक्लियर का तो कोई ऐसा मंत्रालय है नहीं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एंड एनर्जी के अंतर्गत ही काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एंड एनर्जी विभाग है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, एनर्जी, तो उसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसका यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देख प्रश्न क्रमांक 7 में। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि जो कार्बन क्रेडिट है उसको वो क्या करेगा? इंपोर्ट करके क्या करेगा? बाई करके अपनी जो कमिटमेंट है उसको प्रूव करेगा। अब देखिए क्या होता है कि हर एक देश का अपना कार्बन टारगेट देश ने ले रखा है। जैसे कार्बन टारगेट मतलब क्या? कार्बन टारगेट देखिए आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आइस मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्फ पिघल रही है, जल स्तर बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है। तो हर एक देश अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, और उनमें जो वेस्टर्न कंट्रीज उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जिसे CBDR या कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, उसके तहत उनकी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उपयोग किया रिसोर्सेज का। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 1990 में जो लेवल था कार्बन का उसके आसपास उससे कम करना। अब उसको दो तरह से कर, या तो वो पर्यावरण लगातार इन्वायरमेंट या फॉरेस्टेशन करें, पेड़ पौधे उगाएं, है ना, यूनिवर्सिटी कम करें, या तो क्या करें? ऐसे देशों को फंड करें जो उसी मात्रा में ऑलरेडी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखो भूटान है, नेपाल में देखो, भारत में भी प्रयास हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण लगाएं, इससे डबल फ़ायदा है। पहला तो एक हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अच्छा हो जाएगा, दूसरा हम उसे बेच सकेंगे कार्बन क्रेडिट के रूप में। तो जो कार्बन हम बचाएंगे, जो कार्बन हमारे हिस्से में था कि हम 100 यूनिट खर्च कर सकते थे, हमने 80 किया, 20 यूनिट हमने बचाए, 20 यूनिट हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके संबंध में यहाँ पे यूरोप यही क्या करने वाला कि लगभग जो आप देखो 3% जो उसकी जो कार्बन क्रेडिट वो बाई करेगा, ना कि 100%। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 सर्जन के बराबर माना जाता है, ये बात एकदम यहाँ पे सही है। तीसरा, भारत ने अभी तक कोई कार्बन मार्केट नहीं बनाया है। अब इसके बारे में आपको पता है, ये बात एकदम गलत। देखिए भारत सरकार ने, अगर आप देखो NAPCC का निर्माण किया, NAPCC का निर्माण किया है। अब ये क्या है? अगर आप देखो इसको 30 जून 2008 को भारत ने बनाया। ठीक है, इसका पर्पज ये था कि डेवलपमेंट के साथ साथ क्लाइमेट की प्रोटेक्शन हुआ, और इसके अंतर्गत सरकार ने 8 मिशन चलाए। NAPCC के अंतर्गत 8 मिशन चलाए, जिसमें सरकार का पर्पज ये था कि चाहे सोलर एनर्जी हो, एनर्जी एफिशिएंसी हो, हैबिटेट्स हो, वाटर हो, हिमालयन रीजन हो, ग्रीन इंडिया हो, एग्रीकल्चर हो, नॉलेज हो, इन सभी को मिला के सस्टेनेबल प्रोग्राम हमें बना दो। 8 इसके अंतर्गत सस्टेनेबल प्रोग्राम बनते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी का भी एक प्रोग्राम है, और इसी 8 प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है एनर्जी एफिशिएंसी का, उसी का एक पार्ट है पैट परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, उसका एक पार्ट है। तो भारत के पास ये ऑलरेडी एक तरह का मार्केट ये बना हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो पहला स्टेटमेंट केवल यहाँ पे सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया हेल्थ पॉलिसी, भारत के स्वास्थ्य नीति के संबंध में यहाँ पे बात बतानी है। पहला, यूविन टीकाकरण प्लेटफॉर्म है, यूविन एक टीकाकरण प्लेटफॉर्म है। दूसरा, NHM नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को बढ़ाना है। अब देखिए ऐसा तो कोई उद्देश्य होगा नहीं, MMR को कम करना है।
1 लाख में अगर आप देखोगे माताओं में लगभग 148 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको यहाँ पे कम करने का प्रयास यहाँ पे है, तो 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यूविन एक तरह से अगर आप देखो सही एक टीकाकरण प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकार बहुत सारे टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है। इंद्रधनुष कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा, तो ऐसे बहुत से मल्टीपल कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा। तो आज की जो प्रश्न उत्तर उस श्रृंखला में एक और ये लास्ट प्रश्न है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली 2 प्रश्न हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। जो 9th क्वेश्चन वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर एम्ड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए कौन सी स्कीम भारत में है? NEPCC तो है, सही बात है, मैंने आपको अभी बताया कि 2008 में इसको शुरू किया गया था। लेकिन जो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड इसको भी 2012 में शुरू किया गया था। इसी का एक पार्ट है एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत NEPCC का एक पार्ट है, उसी में PAT को शुरू किया 2012 में। इसमें हेल्प ली गई किसकी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की इसकी हेल्प ली गई। दूसरा PAT इसका पार्ट है, ये तो दोनों ही क्लाइमेट चेंज के लिए आ जाएंगे। लेकिन तीसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, इसे क्या जलवायु परिवर्तन के लिए किया? तो इसका यहाँ पे कोई ऐसा पर्पज नहीं है। 18 फरवरी 2016 को इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। इसके पहले 2 स्कीम चलती थी NAIS और MNAIS करके, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया और यहाँ पे इस स्कीम को स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे बात की गई कि खरीफ फसल है उसके संबंध में 2% किसान प्रीमियम देगा, बाकी सरकार देगी। रबी फसल है तो उसमें 1.5% किसान देगा, बाकी सरकार देगी। वहीं जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है वाणिज्यिक फसल उसके संबंध में 5% यहाँ पे किसान देगा, बाकी सरकार देगी प्रीमियम। और ये केंद्र प्रायोजित सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे एक तरह से शुरू की गई। तो इसका क्लाइमेट चेंज से संबंध इसका नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली। लास्ट प्रश्न, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियाज इंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल साउथ एक ऐसे देशों का समूह जो कभी न कभी कॉलोनिज्म का शिकार रहे हैं। और अभी हाल में क्या हुआ, रिसेंट विजिट हुई प्रधानमंत्री मोदी की घाना में, तो यहाँ पे चर्चा में आ गया इंडिया क्योंकि ग्लोबल साउथ का एक लीडर है, ठीक है, उसके संबंध में यहाँ पे बात है। तो घाना एंड इंडिया आर कोलाबोरेटिंग टू एस्टैब्लिश वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये बात एकदम यहाँ पे सही है। घाना और भारत मिलकर एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। भारत ने ऑलरेडी मिशन मैत्री वैक्सीन, आई थिंक ऐसा कोई प्रोग्राम था जिसके तहत कोविड की बहुत सारी वैक्सीन अफ्रीका में भेजी थी। दूसरा, ISA का जो हेडक्वार्टर इंडियन सोलर एलायंस का अकरा में, ये बात एकदम गलत है। घाना कैपिटल अकरा यहाँ नहीं है, ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में। तो इसका ISA के 2015 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, भारत व फ्रांस ने इसको इस्टेब्लिश किया था। दिस अर्जेंटीना रिसेंटली साइन ए पैक्ट विद इंडिया फॉर कोऑपरेशन क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में अर्जेंटीना ने भी रिसेंटली पैक्ट साइन किया। तो 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो आज की कथन फिलहाल इतना है। नेक्स्ट डे